नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। दिन भर की रही सुर्खियां और जो रही हैं बड़े मुद्दे, जनमत में होती है उन्हीं पर बात। और जनमत की शुरुआत मध्य प्रदेश से करेंगे। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर फिलहाल थमा हुआ है, लेकिन बीते करीब 40 दिनों से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई तेज बारिश के डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। प्रदेश सरकार ने बताया है कि मानसून के सीजन में अब तक 252 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 432 पशु भी बारिश के मौसम में मारे जा चुके हैं, जबकि 3600 से ज्यादा लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीते दिनों प्रदेश में हुई अतिवृष्टि और बाढ़ की वजह से बनी हालातों और राहत एवं बचाव के संबंध में जिला कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की थी, जिसमें मुख्यमंत्री को बताया गया कि प्रदेश के अतिवृष्टि वाले जिलों में अब तक 3628 नागरिकों को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया गया है। फिलहाल 53 राहत शिविरों में 3065 प्रभावित लोगों को रखकर उन्हें सभी प्रकार की जरूरी मदद जैसे खाना पीना, दवाइयां, कपड़े आदि मुहैया कराए जा रही हैं। बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अफसरों को निर्देश दिए कि अतिवृष्टि या बाढ़ प्रभावितों को कोई भी कठिनाई न आने पाए और जल्द ही सर्वे पूरा कर पीड़ितों को उनके नुकसान की समुचित भरपाई की जाए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि अतिवृष्टि वाले जिलों के कलेक्टर द्वारा अब तक 28 करोड़ 49 लाख रुपए राहत राशि वितरित की जा चुकी है। शासन द्वारा लगभग 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था राहत मदद में की गई है। सीएम मोहन यादव ने बताया कि भारी बारिश को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमों को भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, धार में तैनात किया गया है, जबकि एसडीआरएफ को प्रदेश भर में संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया गया है। प्रदेश सरकार के मुताबिक मानसून के सीजन में अब तक 252 लोगों की मौत हुई है। इनमें से भारी बारिश से 47, नदी नाले में दुर्घटनावश डूबने से 132, आकाशीय बिजली से 60 और दीवार मकान पेड़ गिरने से 13 लोगों की मृत्यु दर्ज हुई है। इसके अलावा साथ ही 432 पशुहानि, 1200 मुर्गियों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में तैनात बचाव राहत दलों द्वारा 432 रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए हैं, जिनमें 3628 नागरिकों और 94 मवेशियों को जीवित बचाया गया है। इसके अलावा बारिश से 128 मकानों को पूर्ण और 2333 मकानों की आंशिक क्षति हुई है। एमपी सरकार के मुताबिक अब तक प्रदेश में 711.3 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 59% अधिक है। प्रदेश के कुल 40 जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। इस अतिवृष्टि के कारण प्रदेश के प्रभावित लगभग 254 ग्रामीण सड़कों क्षतिग्रस्त हुई हैं। मिली है उसके अनुसार ये 0.5 सेंटीमीटर पर आवर के दर पर आ गई है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जल स्थिर आज शाम तक स्थिर हो जाएगा और शाम के बाद इसमें गिरावट दर्ज की जाएगी, तो सभी लोगों को जल्दी राहत मिलने की आशा है। एनडीआरएफ का क्षेत्र जितना बनारस से बाहर के क्षेत्र, किस तरीके से टीम का डिप्लॉयमेंट है और किस तरीके से एनडीआरएफ का पूरे उत्तर प्रदेश में जो है डिप्लॉयमेंट है। अगर मैं पूर्वी क्षेत्रों की बात करूं तो बलिया है, गोरखपुर है, बहराइच है और ऊपर लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, इन सभी जगहों पर एनडीआरएफ की उपस्थिति है और इस समय 3 जगहों पर अपना ऑपरेशन एनडीआरएफ चला रही है, जिसमें कि बलिया, प्रयागराज और वाराणसी है। यहाँ पर हमारी 3 टीमें हैं जो लगी हुई हैं। एक टीम हमारी बलिया में है और एक टीम हमारी प्रयागराज में है, कार्य कर रही है और सभी एजेंसियों के साथ समन्वय बिठाकर काम किया जाता है, जिससे कि अच्छे से और जल्दी से जल्दी जो मदद है लोगों तक पहुंच सके। सर, कितने लोगों को अराउंड रेस्क्यू कर लिया गया होगा लगभग? आंकड़ा तो पूरा मुझको इसलिए नहीं पता है क्योंकि इसमें अन्य एजेंसियां भी लगी हुई हैं। जिला प्रशासन के द्वारा जो सिविल बोट है वो भी है, लेकिन एनडीआरएफ के द्वारा अभी तक जो रेस्क्यू किया गया है वो लगभग 150 से अधिक लोग हैं जिनको रेस्क्यू किया है। हेल्पलाइन नंबर भी सर जारी किया गया और एनडीआरएफ क्या अपील करता है? एनडीआरएफ हेल्पलाइन नंबर जिला प्रशासन के द्वारा एक मिला हुआ है, वो हमारे कंट्रोल रूम से भी जुड़ा हुआ है। सारी सूचना हमको समय पे मिलती है। मैं आपके माध्यम से लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि जो भी हिदायतें जिला प्रशासन के द्वारा, एनडीआरएफ के द्वारा दी जा रही हैं उनका पालन करें, जिससे कि सब लोग सुरक्षित रह सकें। क्योंकि यहाँ देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग इसमें बिना सोच समझकर कूद रहे हैं या छोटे छोटे बच्चों को अलाउ कर रहे हैं गहरे पानी में जाने के, तो उन सब चीजों से बचें और भी जो हिदायतें हैं उनकी सुरक्षा को लेकर उन सबका पालन करें और सहयोग करें। धन्यवाद।
बनारस जो काशी कहलाता है, जहां से गंगा बहती नहीं बहाई जाती है, आज वही गंगा कहर बनकर टूट रही है और सवाल उठ रहा है कि क्या गंगा का जलस्तर प्रशासन की लापरवाही को भी उजागर कर रहा है। उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी वाराणसी इस वक्त पानी पानी है। गंगा और वरुणा दोनों नदियां उफान पर हैं। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच चुका है। 72.06 मीटर रिकॉर्ड किया गया है और इसका सबसे बुरा असर अब तटवर्ती इलाकों तक सीमित नहीं रहा। रिहायशी मोहल्ले, बाजारों, खेतीबाड़ी तक फैल चुका है। 40 राहत शिविर बनाए गए हैं, लेकिन सवाल है क्या ये पर्याप्त हैं? 6,631 लोग विस्थापित हो चुके हैं। 53 गांव, 24 वार्ड बाढ़ से सीधे प्रभावित हैं। गंगा किनारे 80 नगवा, गंगोत्री, बिहार, सामने घाट सब डूब गए हैं। वरुणा के किनारे हुकुलगंज, सलारपुर, कोनिया, नक्की घाट सब तबाही की चपेट में है। इतना ही नहीं, 7,037 किसानों की 1,898 हेक्टेयर फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। जिन खेतों से अनाज निकलना था, वहां पानी की लहरें लहराती हैं। एनडीआरएफ और जब पुलिस भले ही तैनात हो, लेकिन जो लोग अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में हैं, क्या उन्हें जरूरी राहत मिल पा रही है? बाढ़ सिर्फ पानी नहीं लाती, दर्द भी लाती है। बच्चों के स्कूल छूटते हैं, रोजगार बंद होता है और सबसे बड़ा नुकसान होता है विश्वास का। ऐसे में कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या वाराणसी में बाढ़ हर साल नियति बन चुकी है? क्या गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन समय पर अलर्ट जारी करता है? और क्या वक्त नहीं आ गया कि सरकार गंगा और वरुणा दोनों के किनारे दीर्घकालिक सुरक्षा योजना लागू करे? काशी में आज गंगा आरती के दिए डूबते नहीं, डुबाए जा रही हैं, सिस्टम की लापरवाही और योजनाओं की कमजोरी से। तो गंगा का जलस्तर खतरे से ऊपर है। वाराणसी के 53 गांव डूब चुके हैं। 40 राहत शिविर बनाए गए हैं। 7,037 किसानों की फसल तबाह हो गई है। प्रशासन हालांकि अलर्ट पर है। एनडीआरएफ तैनात हो गई है। 80 में जलभराव देखा जा रहा है। फसल को नुकसान हो रहा है और लगातार किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। गंगा आरती के घाट भी पानी में नजर आ रही हैं। जम्मू और कश्मीर में आतंक की सफाई का अभियान पूरी ताकत से जारी है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम इलाके में पिछले 4 दिनों से एक एनकाउंटर चल रहा है। अखाल के घने जंगलों में चल रही इस मुठभेड़ में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आतंकवादियों के ठिकानों पर विस्फोटक गिराए जा रहे हैं, जहां उनके छिपे होने का अंदेशा है। देखिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता रोहिल की रिपोर्ट। लगातार इस वक्त सुदर्शन न्यूज़ की टीम जो है दक्षिण कश्मीर के अखाल के उस इलाके में मौजूद है, जहां पर पिछले 4 दिनों से लगातार इस मुठभेड़ को चलाया जा रहा है। भारतीय सेना के साथ साथ जो पैरा कमांडोज है उनको भी तैनात किया गया है और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है वो भी इस ऑपरेशन का हिस्सा। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती जो है वो की गई है। हालांकि इनिशियल में ही सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि ये जो जंगल वाला इलाका है, इस जंगल वाले इलाके में आतंकियों की तरफ से कुछ हाइड आउट बनाए गए हैं। उन हाइड आउट को हेक्साकॉप्टर्स के जरिए जो ब्लास्ट किए जा रहे हैं उनको पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है और सभी आतंकवादियों को बड़े पैमाने पर खंगाला जा रहा है। आधुनिक तकनीक का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और कल से ही हमने देखा कि चॉपर सर्विस जो है वो लगातार उसको भी इस्तेमाल में लाया गया है। और कल हमने देखा जो लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव है, GOC 15 कॉर्पस, वो खुद घटनास्थल पर पहुंचे, उन्होंने हालातों का जायजा लिया और उससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP नीलम प्रभात भी घटनास्थल पर पहुंचे थे, हालातों का जायजा लिया और किस तरह से इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है उस हवाले से उन्होंने पूरी तरीके से यहां पर रिव्यू लिया। और जो वरिष्ठ पुलिस और सेना के अधिकारी है वो लगातार इस ऑपरेशन पर नजर बनाए रखे हुए हैं। पूरी तरीके से कौन से अपडेट्स जो आने वाले समय में मिलेंगे वो कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं भारतीय सेना के जो एलाइट पैरा कमांडोज है पूरी तरीके से यहां पर तैनात है और यही कोशिशें जल्द से जल्द की जा रही है कि सभी आतंकवादियों का खात्मा किया जाए। लेकिन पिछले 4 दिनों से लगातार मुठभेड़ चल रही है। 100 घंटे से ज्यादा का जो समय है वो बीत चुका है, लेकिन इस वक्त भी भारी गोलाबारी जो है वहां स्पॉट से जो इस वक्त वहां पर सुनाई दे रही है। लेकिन सुबह से ही हमने देखा है कि काफी ज्यादा भीषण गोलाबारी जो है यहां पर हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है सुरक्षा बलों की कि जल्द से जल्द आने वाले समय में बिना किसी कोलैटरल डैमेज के इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए और जितने भी आतंकवादी इस जंगल वाले इलाके में है सभी को ढूंढ निकालकर न्यूट्रलाइज किया जाए। रोयल, सुदर्शन टीवी, ग्राउंड जीरो, अखाल, कुलगाम। अखाल के जंगल पे 4 दिनों से चल रही मुठभेड़ को सुदर्शन न्यूज ग्राउंड जीरो पर उतरकर कवर कर रहा है। सुदर्शन न्यूज के संवाददाता रोहिल जंगल में पहुंचकर आतंकियों पर सेना की कार्रवाई देखी और गोलीबारी किस तरह से हो रही है, देखिए उनकी ये रिपोर्ट में।
तो लगातार आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से एक बार फिर से यहाँ पर भीषण गोलाबारी शुरू हुई है आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच। और आप सुन सकते हैं, सुनिए, तो एक बार फिर से ऐसा माना जा रहा है कि एक बार फिर से आतंकियों के साथ जो है वो संपर्क हुआ है और एक बार फिर से जो ताज़ा गोलाबारी है वो यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। और हेक्साकॉप्टर्स के जरिए जो ब्लास्ट्स है हाइडआउट्स के ऊपर वो किए जा रहे हैं और पूरी तरीके से कोशिशें भरपूर तरीके से की जा रही है कि सभी आतंकवादियों का खात्मा जो है वो किया जाए। आप सुनिए किस तरह से भीषण गोलाबारी यहाँ पर एक बार फिर से हो रही है। जो हेक्साकॉप्टर है उसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके जरिए ही जो हाइडआउट्स है जहाँ पर पिन पॉइंट लोकेशन होती है उसको ब्लास्ट किया जाता है। आप सुनिए, तो लगातार गोलाबारी एक बार फिर से यहाँ पर देखने को मिल रही है। फिलहाल 2 आतंकी इनिशियल में ही मारे गए थे, 4 भारतीय सेना के जवान घायल हो चुके थे, लेकिन अच्छी खबर यह है कि उनकी हालत अभी बेहतर बताई जा रही है। लेकिन इस वक्त भारी गोलाबारी एक बार फिर से आप देख सकते हैं, भारी गोलाबारी एक बार फिर से आप देख सकते हैं एक बार फिर से भारी तरीके से इस वक्त गोलाबारी यहाँ पर एक बार फिर से हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से आतंकियों का वो ठिकाना, वो पिन पॉइंट लोकेशन सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है, अब उसको ध्वस्त करने की कोशिश लगातार की जा रही है। आप सुन सकते हैं भीषण गोलाबारी इस वक्त हो रही है और ऐसा माना जा रहा है कि जो पिन पॉइंट लोकेशन है शायद सुरक्षा बलों को वो मिली है, उसके ऊपर दावा बोला जा रहा है और कोशिशें यही की जा रही है कि सभी आतंकवादियों का खात्मा जो है वो जल्द से जल्द किया जाए। रोहिल सुदर्शन टीवी अखाल, कुलगाम। आतंकियों के खात्मे के लिए सेना हर तरह से कार्रवाई कर रही है। आतंकियों की खोज के लिए सेना ने अपना रुद्र हेलीकॉप्टर भी अब इस ऑपरेशन में शामिल कर लिया है और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता रोहिल की विशेष रिपोर्ट। दर्शन न्यूज की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, दक्षिण कश्मीर के कुलगाम का अखाल क्षेत्र, जहां पे इस वक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और ये ग्राउंड जीरो की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर नजर आ रही है। और पूरी तरीके से अगर देखा जाए हेक्साकॉप्टर्स के साथ साथ जो रुद्रा हेलीकॉप्टर है उसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही वो घटनास्थल है जहाँ पर इस वक्त सुदर्शन न्यूज की टीम लगातार डटी हुई है, आपको पल पल की जानकारी जो है वो दे रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से आधुनिक तकनीक का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी के साथ साथ भारतीय सेना के जो एलाइट पारा कमांडोज है उनको पूरी तरीके से तैनात किया गया है। और ये जंगल वाला इलाका जो है मात्र कुछ ही मीटर यहाँ से दूर है। इस जंगल वाले इलाके में आतंकी खोज जो है वो लगातार की जा रही है और सभी आतंकवादियों को ढूंढ निकालने के लिए बड़े पैमाने पर इस ऑपरेशन को पिछले 4 दिनों से चलाया जा रहा है। 90 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, अभी भी ऑपरेशन जारी है। फिलहाल 2 आतंकी इस ऑपरेशन में इनिशियल में मारे गए थे, जबकि भारतीय सेना के 4 जवान घायल हुए थे। लेकिन इस वक्त बड़ी प्रायोरिटी यही है कि आने वाले समय में बिना किसी कोलैटरल डैमेज के इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। जितने भी आतंकवादी इस जंगल वाले इलाके में मौजूद है सभी को ढूंढ निकाल कर न्यूट्रलाइज किया जाए। रोहिल सुदर्शन टीवी, ग्राउंड जीरो, दक्षिण कश्मीर, कुलगाम, अखाल। अब बात करेंगे राहुल गांधी की, जो हर बार अपने बयानों से देश की सुरक्षा, सेना और संप्रभुता पर सवाल उठाते नजर आते हैं। क्या ये केवल राजनीतिक मतभेद है या फिर एक गहरी साजिश? जब देश की सेना सीमाओं पर दुश्मन से लोहा ले रही हो तब कांग्रेस के बड़े नेता उसी दुश्मन की भाषा क्यों बोलते हैं? क्या राहुल गांधी वही कहते हैं जो चीन और पाकिस्तान सुनना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद क्या अब कांग्रेस को आत्ममंथन नहीं करना चाहिए? राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी फंडिंग का मामला हो या सर्जिकल स्ट्राइक और गलवान जैसी वीरता पर सवाल, हर बार कांग्रेस क्यों पड़ जाती है राष्ट्र विरोधी बयानबाजी में? क्या ये अब महज संयोग है या फिर एक योजनाबद्ध प्रोपेगेंडा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज की कांग्रेस भारत की विपक्षी पार्टी है या चीन पाकिस्तान की मुखपत्र बन चुकी है? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को वो आईना दिखाया है जिसे शायद कांग्रेस के गलियारों में कभी देखने की हिम्मत नहीं की गई। सोमवार 4 अगस्त को देश की सर्वोच्च अदालत ने एक स्पष्ट टिप्पणी में कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो सेना के बारे में ऐसा नहीं कहते। यह बात उस समय कही गई जब राहुल गांधी अपनी उस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे जिसमें उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए सेना विरोधी बयानों पर दर्ज मुकदमों को रद्द करने की मांग की थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने सीधा सवाल किया,
ये आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली? क्या आप वहाँ थे या आपके पास सबूत है? राहुल गांधी जो आज नेता प्रतिपक्ष है, वह बिना सबूत सोशल मीडिया पर सेना को घेरते हैं। कोर्ट ने उन्हें याद दिलाया, आप संसद में अपनी बात रखें, सोशल मीडिया पर नहीं। लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी चीन पर सवाल उठाते हुए भारत की पीठ में छुरा घोंपते नजर आए। गलवान संघर्ष के दौरान भी उन्होंने सेना की क्षमताओं को लेकर दुनिया भर में संदेह फैलाया। और यही नहीं, चीनी राजदूत से गुप्त मुलाकातें और राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले चीनी फंड भी देश को झकझोर चुकी है। कांग्रेस के नेता आज भी इस देश को भारत माता नहीं बल्कि चीनी विचारधारा के नजरिए से देख रहे हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट जैसे संवैधानिक संस्थान को कहना पड़े यह सब एक सच्चा भारतीय नहीं कहता, तब यह केवल राहुल गांधी पर नहीं बल्कि कांग्रेस की आत्मा पर सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। बिहार की सियासत में आज बड़ा धमाका हुआ है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बिहार बीजेपी के सह प्रभारी दीपक प्रकाश ने विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए सीधे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। दिल्ली में हमारे ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी ने बात करते हुए दीपक प्रकाश ने कहा कि तेजस्वी यादव का झूठ अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। देखिए, बिहार बीजेपी के सह प्रभारी दीपक प्रकाश जी हैं। दीपक जी, एसआईआर के मुद्दे पर लगातार तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी के बीच शीत युद्ध चल रहा है। तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। फरेबी दल के फरेबी नेता तेजस्वी यादव, घोटालों की करामात करने वाले राजनीतिक दल के नेता, विपक्ष के नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री इतना हास्यास्पद बयान दे कि अपने बयान से खुद ही फंस जाए, ये आज एक नया इतिहास रचने का उन्होंने काम किया है। एक व्यक्ति के पास, एक मतदाता पास 2 इपिक नंबर, 2 वोटर आईडी कार्ड होना, ये अपने आप में जुर्म है, कानूनी जुर्म है, क्रिमिनल ऑफेंस है। और इसकी सजा है 1 साल से लेकर के 3 साल तक की सजा है। मुझे विश्वास है चुनाव आयोग दूध का दूध और पानी का पानी निकाल करके इन पर मुकदमे दर्ज करेगी, क्योंकि ये मामला कोई साधारण नहीं है। देश की जनता को भ्रम में डालना, भ्रम में डाल करके भाग जाना इनके फितरत में है, इनके डीएनए में है। इसलिए अब चाहे कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो, इन लोगों का आत्मा अब कराह रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार में हम चुनाव हारने वाले हैं। इसलिए भ्रम करो और भाग जाओ, ये स्थिति तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अब फंसते नजर आ रहे हैं। अब अपने आका कांग्रेस और कांग्रेसियों का हाल तो बेहाल है, ऐसे और उनके एक सांसद, उनके गठबंधन के सांसद और उनकी पत्नी के पास भी 2 आई कार्ड है, वो भी सामने मामले आते रहेंगे। और जिस तरह से राहुल गांधी बिहार को लेकर राजनीति कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी और कांग्रेस, उनको बिहार से क्या मतलब है? पिछलगू है आरजेडी के। अगर उनमें हिम्मत है और उनमें अगर थोड़ा भी दम है तो चुनाव लड़े अकेले। बैसाखी पर चलने वाले लंगड़ी सरकार, लंगड़े नेता, उनके कार्यकाल में लंगड़ी सरकार थी। अब तक फ्रंट फुट में बल्लेबाजी कर रहे तेजस्वी यादव अब खुद ही इन्होंने सेल्फ गोल कर लिया है और बीजेपी हमलावर मुद्रा में आ गई है। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। बिहार की राजनीति में एक बार फिर उबाल है। संसद के अंदर जहां विपक्ष का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा, वहीं बाहर चुनावी समीकरणों में भी तेजी से बदलाव देखने को मिल रही हैं। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत वोटर लिस्ट की जांच में अब तेजस्वी यादव पर 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के आरोप लग चुके हैं, जो न केवल नैतिक सवाल खड़े करते हैं बल्कि कानूनी अपराध की श्रेणी में भी आते हैं। वहीं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के हालिया बयानों ने भी सियासी हलचल और तेज कर दी है। इन तमाम मुद्दों पर हमारे संवाददाता मीनाक्षी श्रेयान ने खगड़िया से लोकसभा सांसद डॉक्टर
राजेश वर्मा से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुनिए। पार्लियामेंट में लगातार हंगामा हो रहा है। एसआईआर को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो हावी है। अभी तक जितनी भी पार्लियामेंट के दिन रहे हैं, ज्यादातर हंगामे की भेंट चढ़ते हुए नजर आए हैं। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के खगड़िया से लोकसभा सांसद हैं राजेश वर्मा जी। सर, सबसे पहला सवाल, तेजस्वी जिस तरीके की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, पहले उन्होंने बोला कि वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है, अब दो उनकी वोटर कार्ड जो है मिले हैं। देखिए, पॉलिटिक्स होना चाहिए, राजनीति करना चाहिए, लेकिन इस स्तर पर नहीं करना चाहिए कि जो प्रत्यक्ष है उसको भी अप्रत्यक्ष मान ले। जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे को इन लोगों ने उठाने का काम किया, और ये उठाने का मतलब ही स्पष्ट करता है कहीं ना कहीं पहले ही अपने हार को स्वीकार करते हैं। इन्होंने ये तक कह दिया कि मैं इस चुनाव का बहिष्कार करने का काम करूंगा अगर इस पर कोई अमल नहीं किया गया। अब जो लोग, ये एक सर्वे का पार्ट है, और ये 2003-04 में भी ये सर्वे हुआ था। ये चुनाव आयोग अनुच्छेद 326 के तहत ये पूरा अधिकार है, और ये होना भी चाहिए कि भैया जितने भी ऐसे वोटर्स हैं जो नहीं हैं, या जिनके पास जो एक क्राइटेरिया बनाई गई कि इतने डॉक्यूमेंट्स में कोई एक डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करने हैं, तो वो एक क्रॉस वेरिफिकेशन है चुनाव के पहले की पारदर्शिता के साथ चुनाव के मैदान पर हम उतरे। तो इसमें किसी का विरोध करना तो मुझे लगता है कि अपने आप में एक मूर्खता है। और उसके बाद अब इस बात को लेकर वो कह रहे थे कि मेरा भी नाम हटा दिया गया, जबकि जब ये चीजें बाहर आई तो उनका नाम तो दो जगह पर है। अब 2 बार क्यों उनका नाम है, किन कारणों से, ये तो उनको ही स्पष्ट करना चाहिए। और ये विषय चुनाव आयोग का है, ये देखना चाहिए कि इसमें सत्यता क्या है। लेकिन इस स्तर पर विरोध नहीं करना चाहिए कि ये भूल जाएं कि ये देश और ये राजनीति जो है वो संविधान से चलेगी। कुछ भी बोल देने से, कुछ भी बरगलाने से लोग इस वक्त भ्रमित होने वाले नहीं हैं। जिस तरीके की राजनीति लगातार बिहार में चल रही है एसआईआर को लेकर, जनता पे उसका क्या असर जो है देखने को मिलता है? कहीं कोई जनता में कोई असर नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। बाकायदा 2003-04 में भी 30 दिनों के अंदर पूरा सर्वे किया गया था। ये कह रहे थे कि 28-30 दिनों में कैसे जो है ये पूरा सर्वे किया जा सकता है। तो जब टेक्नोलॉजी उतनी अपडेटेड नहीं थी तब 30 दिन में किया गया। अब तो फिर भी हम लोग आधुनिकरण के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो कोई ऐसा ये विषय ही नहीं है, और इसका कोई विरोध हमको नहीं लगता है कि धरातल पर दिखने वाला है। विरोध वही लोग करेंगे जो वोटर्स नहीं है और उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अब आपको इस बात को प्रमाणित तो करना होगा ना कि भैया आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप यहाँ के निवासी हैं, या आपके परिवार में 10 लोग हैं तो 10 लोग में से यदि 6 लोग 5 लोग जीवित है, नहीं है, बुजुर्ग थे, नहीं है, तो ये तमाम चीजें तो फिल्टर होकर आपके सामने आए। तो इसमें क्या कुरेद, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। और बिहार के तमाम लोग इस बात को समझ रहे हैं, ये सिर्फ राजनीति का एक हिस्सा है। जिस तरीके से चुनाव पास आ रहे हैं, प्रशांत किशोर जो है काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो उस पे क्या लगता है कि उनका कितना प्रभाव जो है बिहार की जनता पे रहने वाला है? नहीं, बतौर युवा और बिहारी होने के नाते बिल्कुल उनकी बातें कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ रही है, और धरातल की बात वो कर रहे हैं, बिहार के हित की बात कर रहे हैं, अद्भुत संघर्ष कर रहे हैं। इससे हम लोग कोई इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि वो किंग मेकर हो सकते हैं? नहीं, मैं ये तो जनता तय करेगी कि किंग मेकर है कि नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके पास उस रणनीति को, राजनीति चुनाव लड़ाने का और रणनीति का एक लंबा अनुभव उनके पास रहा है, और बिहार के बेसिक मुद्दे को जिस खूबसूरती से उठाने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का एक झुकाव जरूर उनके प्रति है, उनकी सोच के प्रति है, जो कि बिहार के हित को लेकर एक मजबूत सोच वो रख रहे हैं। तो अब इसका कितना परिणाम निकल कर आएगा, लोग कितना साथ देंगे, क्योंकि बिहार की राजनीति को कहीं ना कहीं लोग जातीय आधार पर होने वाला एक प्रदेश मानते हैं कि यहाँ जातिगत राजनीति बहुत इस पर होती है। तो उस पर इनका एक ये प्रयास जो है ये हिम्मत के काबिल है, और देखिए इसका परिणाम क्या होता है। और अगर बात करें आपकी पार्टी की, तो चिराग पासवान जी किस तरीके से जो है लड़ने वाले हैं? क्या कुछ रणनीति रहने वाली है बिहार चुनाव को लेकर? हमारे नेता ने स्पष्ट कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, और सभी 243 सीटों पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ेंगे।
और ये भी संभव है कि हमारे नेता बिहार में आकर एनडीए को मजबूत करने के लिए अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे नेता किसी एक विधानसभा से भी चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और ये इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जो राजनीति का बेस है, आधार है, वो बिहार है और हमेशा से बिहार और बिहारियों की बात हमारे नेता करते आए हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए 100% हम लोग एनडीए के साथ मजबूती से पूरे बहुमत की सरकार बनाने का काम 2025 में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ लोकसभा सांसद राजेश वर्मा जी। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी चिड़ियान, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। क्या अब हिंदू धर्म को गाली देना ही राजनीति में तरक्की का नया रास्ता बन गया है? कमल हासन, जिन्होंने फिल्मों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का किरदार निभाकर पहचान बनाई, आज राजनीति में आकर सनातन धर्म को जंजीर कह रही हैं। क्या ये वही इंसान है जिन्होंने कभी सनातन से लाभ उठाया और अब उसी पर हमला कर रही हैं? डीएमके की गोद में बैठकर कमल हासन अब करुणानिधि और उदयनिधि स्टालिन की उस परंपरा का हिस्सा बन चुकी हैं जिसमें हिंदू आस्था का अपमान एक राजनीतिक औजार बन चुका है। कांग्रेस और एनसीपी के नेता भी सनातन को आतंक और विनाश का कारण बता रही हैं। सवाल यह है कि क्या ये सेकुलरिज्म है या फिर सिर्फ एक सॉफ्ट टारगेट की चुनने की कायर राजनीति? क्या सिर्फ वोट बैंक के लालच में सनातन को निशाना बनाना राजनीतिक हथियार बन गया है? अब हिंदू चुप नहीं रहेगा, ये चुप्पी टूटेगी। देखिए हमारी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। कमल हासन की ये तस्वीर देखकर आपको क्या लग रहा है? ये तस्वीर उनकी फिल्म 10 अवतारों की है, जिसमें वो भगवान विष्णु के 10 अवतारों की अलग अलग भूमिकाएं निभाती है। मतलब ये कि ये फिल्म धार्मिक है। इनमें सनातन और हिंदू धर्म के आधार स्तंभ भगवान विष्णु का वर्णन है। लेकिन आज जब इस फिल्म और सनातन धर्म के माध्यम से कमल हासन को पूरे देश में मान सम्मान, पैसा और प्रसिद्धि मिली और वो पूरी दुनिया में पहचाने जाने लगे, तब उन्हें हिंदू धर्म में कोई बुराई नहीं दिखी, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ना था और नाम कमाना था। और अब जब वो फेमस हो गए और राजनीति में उतर आए हैं, तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म बेड़ियों की तरह नजर आने लगा है। एक्टर से अब नेता बने कमल हासन डीएमके के समर्थन से राज्यसभा तक पहुंच चुके हैं और अब उन्हें हिंदू धर्म में ही बुराई नजर आ रही है। हाल ही में कांग्रेस और इंडी गठबंधन के कई नेताओं ने हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दिए हैं। उसी कड़ी में कमल हासन ने भी एक बेहद विवादित और घृणित बयान दे डाला है। उन्होंने हिंदू धर्म पर निशाना साधते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। பிள்ளைகளுக்கு கல்வி கிடைக்காமல் செய்து விட்டது இந்த சட்டம். ஆகரம் நினைச்சா ஒண்ணும் விட முடியாது. அந்த சட்டத்தை மாற்றி எழுதக்கூடிய பலத்தை தருவது கல்விதான். அந்த கல்வி இந்த போரில் ஆயுதமின்றி நாட்டையே செதுக்க வல்லது. இது சர்வாதிகார சங்கிலிகளை, சனாதன சங்கிலிகளை எல்லாம் நொறுக்கி தள்ளக்கூடிய ஒரே ஆயுதம் இதுதான். இதை தவிர வேற எதையும் கையில எடுக்காதீங்க. हिंदू धर्म पर कमल हासन का ये कोई पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी वे कई बार हिंदू धर्म को अपमान कर चुके हैं। अपने खास वोट बैंक को खुश करने के लिए कमल हासन ने नाथूराम गोडसे पर विवादित बयान दिया था। डीएमके के समर्थन से राज्यसभा पहुंचे कमल उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान का भी समर्थन कर चुके हैं। पूरी डीएमके पार्टी का इतिहास ही हिंदू धर्म का अपमान करने और विवादित बयान देने का रहा है। चाहे करुणानिधि हो, एमके स्टालिन हो या उदयनिधि स्टालिन, ये सभी अपनी राजनीति के लिए हिंदू परंपरा से समृद्ध तमिलनाडु को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आए दिन कोई न कोई हिंदू धर्म को गाली दे देता है और बदले में उन्हें मीडिया में सुर्खियां मिल जाती हैं। क्या मजाल है कि यही लोग किसी और मजहब या रिलीजन के खिलाफ मुंह भी खोल सके। अगर गलती से खोल भी दिया तो सर तन से जुदा हो जाएगा। ये बात वे भी जानते हैं, इसलिए सबको छोड़कर ये सिर्फ हिंदू धर्म पर हमला करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि हिंदू सहन कर जाएगा। जब से मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट का फैसला आया है, तब से हिंदू विरोधी कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी पार्टी के नेता बौखलाए हुए हैं।
उसी नफरत में कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि भगवान नहीं सनातनी आतंकवादी कहिए। वहीं एनसीपी के विधायक जितेंद्र आव्हाड कहते हैं कि सनातन धर्म ने भारत का विनाश किया और सनातन जैसा कोई धर्म था ही नहीं। अब इन मूर्खों को कौन समझाए कि सनातन का अर्थ ही होता है जो हमेशा रहने वाला है, जिसका ना आदि है ना अंत, वही सनातन है। लेकिन ये हिंदू विरोधी नेता जो अपनी गंदी राजनीति में पागल हो चुके हैं, हर बार हिंदू धर्म को गाली देकर अपने मजहबी वोट बैंक को खुश करने में लगे रहते हैं। एक समय था जब कांग्रेस ने मुस्लिमों को बचाने के लिए हिंदू आतंकवाद का झूठा नैरेटिव गढ़ा, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। 17 साल बाद आए फैसले ने कांग्रेस के चेहरे पर काले कपोत दी और यह झूठ भी उजागर हो गया कि हिंदू आतंकवाद जैसा कुछ था ही नहीं। लेकिन सवाल ये है कि कमल हासन, जितेंद्र आव्हाड और पृथ्वीराज चव्हाण जैसे हिंदू विरोधी और दिमाग से पैदा लोगों का इलाज क्या है? इन पर कौन लगाम लगाएगा? इस देश में हिंदू बहुसंख्यक होने के बावजूद हर रोज अपमानित और डराए जा रही हैं। ये अपमान कब रुकेगा? सवाल यह भी है कि जिस दक्षिणी भारत में हमारी हिंदू परंपराएं समृद्ध और सुरक्षित थी, अब वहीं पर हमला होना शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।